और इस वक्त की बड़ी खबर से ज़रा की शुरुआत कर रहे हैं। सिक्किम सेक्टर में बॉर्डर पर तनाव को लेकर चीन का अड़ियल रवैया अभी जारी है। चीनी राजदूत ने कहा है कि भारत को तय करना है वो युद्ध चाहता है या फिर शांतिपूर्ण समाधान चाहता है। बॉर्डर पर भारतीय सैनिकों की मौजूदगी पर समझौते का सवाल नहीं, चीन ने यह भी कहा। और भारत में चीन के राजदूत लू झाओही ने कहा है कि डोकाला में स्थिति बेहद गंभीर है। चीन ने एक बार फिर गेंद भारत के पाले में डाली है और भारतीय सेना को पीछे हटने को शर्त बताया है पहली। इससे पहले भी चीन डोकाला में जो तनाव है उसको लेकर कई बयानबाजियां कर चुका है। फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि 1980 के ट्रीटी का सम्मान करे भारत, अपने सैनिकों को वापस बुला ले, और साथ ही कहा है कि भूटान की आड़ ले रहा है चीन और टेरिटरी में दखल डाल रहा है, लेकिन दरअसल चीन भारत की टेरिटरी में दखल अंदाजी कर रहा है और इसी को लेकर यह झड़प हो रही है। तो भारत और चीन के बीच टकराव कुल मिलाकर बढ़ता जा रहा है। अब खबर यह है कि जमीन पर तो ये टकराव था ही, जिससे जुड़ी अभी ये बड़ी खबर आई। हिंद महासागर में चीन के कई युद्धपोत चक्कर लगा रहे। वहीं चीनी नौसेना ने एक वॉर सबमरीन की तैनाती कर दी है। हालांकि भारतीय नौसेना चीनी पनडुब्बी और युद्धपोतों की हर हरकत पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। सिक्किम के बाद समंदर में ड्रैगन की चालबाजी, अब हिंद महासागर में भारत के खिलाफ चीन की जासूसी, हिंद महासागर में तैनात की वॉर सबमरीन। एक और सिक्किम में भारत चीन भूटान सीमा पर भारत और चीन की सेना के बीच तनातनी और जुबानी जंग जारी है, तो दूसरी तरफ हिंद महासागर में चीनी जहाजों और पनडुब्बियों की संदिग्ध गतिविधियां देखी जा रही हैं। भारतीय समुद्री सीमा के आसपास चीनी पनडुब्बियों की तैनाती से तनाव बढ़ गया है। चीन ने जिस पनडुब्बी को तैनात किया है उसे युआन क्लास का बताया जा रहा है। साफ तौर पे नजर आता है कि इंडियन ओशन रीजन जो है आने वाले समय में दुनिया का एक सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण फ्लैश पॉइंट बनने जा रहा है। चाइना की नेवी जो है, चाइना ने पहले हिंदुस्तान के खिलाफ इस एरिया में स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कैंप किए हैं, फिर अपनी जहाजों को भेज रहा है कि मैं एंटी पायरेसी ऑपरेशन में लगा हुआ हूँ। उसके न्यूक्लियर सबमरीन आ रही हैं, उसके सबमरीन आ रहे हैं, उसके अनेकों जहाज आ रहे हैं, जिससे चाइना साफ तौर पे हिंदुस्तान को चेतावनी और चुनौती दे रहा है इस एरिया में। पिछले 2 महीनों में भारत के नेवल सैटेलाइट रुक्मिनी GSAT-7 ने भारतीय समुद्री क्षेत्र में कम से कम 13 चीनी नौसेना पोतों को घूमते देखा है। सूत्रों के मुताबिक इनमें आधुनिक लुयांग 3 और कुनमिंग क्लास स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर्स भी शामिल हैं, जो मिसाइलों को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। साथ ही युआन क्लास की एक पनडुब्बी भी यहाँ देखी गई है। इस क्षेत्र में दाखिल होने वाली ये 7वीं पनडुब्बी है। पनडुब्बी के साथ चीनी नौसेना का पोत चोंगमिंगटाओ का सपोर्ट भी देखा गया। दिसंबर 2013 से लेकर अब तक चीन कभी परमाणु पनडुब्बी तो कभी डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी को बारी बारी से यहाँ तैनात करता रहा है। गौरतलब है कि चीन का जासूसी पोत हाई विशिंग भी पिछले हफ्ते भारतीय समुद्री इलाके में घुस आया था। बताया जाता है कि इसे बंगाल की खाड़ी में भारत, अमेरिका, जापान के नौसैनिक अभ्यास मालाबार की जासूसी करने के मकसद से भेजा गया है, जो अगले हफ्ते से शुरू हो रहा है। भारत के लिए यह फिक्र बढ़ाने वाली बात है, लेकिन भारतीय नौसेना इस इलाके में चीनी युद्धपोतों की बढ़ती संख्या और उनकी गतिविधियों पर करीब से नजर रख रही है और पूरी तरह अलर्ट भी है। अमेरिका निर्मित P-81 जैसी लंबी दूरी के सर्विलांस प्लेटफॉर्म्स और सैटेलाइट्स की मदद से चीनी नौसेना की गतिविधियों पर नजर रखने के साथ उनकी रिकॉर्डिंग भी की जा रही है, ताकि वक्त रहते चीन के नापाक मंसूबों का माकूल जवाब दिया जा सके। टीम न्यूज़ नेशन। तो चीन के साथ हाल ही में हमारे रिश्तों में तलखी बढ़ी है जमीनी सीमाओं पर, क्योंकि आपको याद होगा सिक्किम का वो इलाका है जहां आईबॉल टू आईबॉल की स्थिति में दोनों देशों की सेनाएं भिड़ी हुई हैं। वहां दोनों देशों की सीमाएं जमी हुई हैं, भारत, भूटान और चीन के ट्राई जंक्शन पर। वहां का विवाद अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि समंदर में तनाव की स्थिति हो गई है, क्योंकि हिंद महासागर वो इलाका है, आपको दिखाते हैं, जहां पर हाल में चीन की गतिविधियों पर भारत की नजर है, क्योंकि वहां पर जो नौसैनिक पोत हैं चीन के, उनकी हलचल जबरदस्त तरीके से दिखी है। हिंद महासागर वो इलाका जो भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है और जो चीन के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि साउथ चाइना सी की ओर जाने का रास्ता खुलता है यहीं से और प्रशांत महासागर की ओर जाने का रास्ता भी यहीं से खुलता है, और दोनों में चीन के अपने आर्थिक और रणनीतिक हित जुड़े हुए हैं। लेकिन यहां पर
भारत को क्यों मुश्किल हो रही है, ये जरा हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हाल के दिनों में दरअसल युआन क्लास की पनडुब्बी चीन की यहां पर नजर आई, उसकी गतिविधियां जबरदस्त तरीके से बढ़ी। इसके अलावा जो नौसैनिक फ्रिगेट्स हैं वो भी यहां पर दिखे। हाल के दिनों में अगर हम देखें तो पहले 3 फ्रिगेट्स देखे और उसके बाद 14 कुल मिलाकर जो उनके पोत हैं, पनडुब्बियां हैं युआन क्लास की। इसके अलावा स्टिल्थ क्लास की डिस्ट्रॉयर, ये तमाम हिंद महासागर के उस इलाके तक पहुंच गए जहां पर भारत की नौसेना की गतिविधियां समझी जा सकती हैं, उनके जो सिग्नल्स हैं वहां कैच किए जा सकते हैं। और यही वजह है कि भारत की नज़र इस पर टेढ़ी हो गई है। भारत ने ये जो 13 चाइनीज नेवल यूनिट्स हैं 2 महीने से इन पर नजर रखी है। इंडियन सैटेलाइट्स के जरिए, इंडियन नेवल सैटेलाइट्स के जरिए, मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट्स और वॉरशिप से नजर रखी है। क्योंकि ये महत्वपूर्ण इलाका नजर क्यों रखनी पड़ी है वो भी हम आपको एक बार मैप के जरिए समझा देते हैं। दरअसल हिंद महासागर में दोनों देशों के ही हित आपस में जुड़े हुए हैं। अगर हम देखें तो साउथ चाइना सी है जिस पर चीन की नजर है और यहीं पर वो भिड़ा हुआ है कई देशों के साथ, उसके कई देशों के साथ टकराव इसी साउथ चाइना सी जो इलाका है वहां पर है। लेकिन भारत के लिए ये मुश्किल है कि रेड सी, गल्फ ऑफ एडन, गल्फ ऑफ ओमान के साथ ये तमाम देशों की एक पूरी की पूरी कड़ी है जिनके साथ भारत के अपने आर्थिक और रणनीतिक रिश्ते बनते हैं, उनके साथ हित जुड़े हुए हैं। लेकिन फिर चीन के हितों के साथ यहीं पर टकराव हो रहा है, क्योंकि अगर चीन इसी तरह की मनमानी समंदर में करता रहा तो फिर एक तरह से नेवल ब्लॉकेड बना सकता है यहां पर, जिससे भारत के लिए इन देशों तक पहुंचना वहां पर मुश्किल हो सकता है। लेकिन खुद के चीन के हित इससे जुड़े हुए हैं और चीन अपने हितों के आगे दूसरे देशों की सुनता नहीं है, दूसरे देशों की मानता नहीं है, क्योंकि जापान के साथ भी उसके यहां पर हित टकराते हैं, अमेरिका के साथ भी उसके हित टकराते हैं। लेकिन हाल में भारत के साथ जो रिश्तों में तलखी बढ़ी है वो जमीन से लेकर जल तक है और ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की जो नीति है चीन की, वो टकराव की सबसे बड़ी वजह है। और ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति क्या है इसको हम जरा आपको मैप के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। हिंद महासागर में चीन स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति के तहत फैलाव कर रहा है और विस्तारवादी नीतियां किस तरह से अपना रहा है वो हम आपको दिखाते हैं। ग्वादर पोर्ट, सबसे पहले अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो ग्वादर पोर्ट ये इलाका है जहां पर उसने अपना व्यापारिक पोर्ट बनाया हुआ है और सामरिक इस्तेमाल भी इसी ग्वादर पोर्ट का करता है। अगर उसके आगे हम बढ़ें ग्वादर पोर्ट के आगे तो मॉरिशस का मराव ओटालो पर भी उसने अपना व्यापारिक पोर्ट बनाया हुआ है और उसका इस्तेमाल करता है। मराव ओटालो को नेवल बेस बताया जा रहा है चीन की तरफ से कि उसने बनाया है। श्रीलंका की अगर बात करें हम्बन टोटा तो डॉक यहां पर होते हैं, उसके पनडुब्बियां डॉक होती हैं, उसके अपने नेवल शिप्स डॉक होते हैं। जब भारतीय प्रधानमंत्री गए थे श्रीलंका तो श्रीलंका ने सहयोग की नीति के तहत डॉक करने से मना कर दिया था, लेकिन वहां पर इस्तेमाल होता है। बांग्लादेश में भी किस तरह से चीन फैलाव कर रहा है और बांग्लादेश के चितगांव पोर्ट को तो पूरी की पूरी तरह अपने जद में ले लिया है चीन ने, हालांकि वो इनकार करता रहा है। चितगांव के अगर आगे हम बढ़े तो म्यांमार के सितवे में नेवल ऑब्जर्वेशन पोस्ट बना रखा है चीन ने, लेकिन इनकार करता रहता है चीन। सिर्फ यही नहीं, उसके आगे हम अगर बात करें तो आर्टिफिशियल आइलैंड वियतनाम से सटे पार्सेल द्वीप पर बना रखा है और इस आर्टिफिशियल आइलैंड पर उसकी हवाई पट्टियां भी हैं। तो आप देखें तो ग्वादर पोर्ट से शुरू होता है ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति के तहत और आगे जाकर मॉरिशस से लेकर श्रीलंका से लेकर बांग्लादेश से लेकर वियतनाम तक ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति है जिसकी तरफ फैलाव कर रहा है, विस्तारवाद कर रहा है चीन और कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कब्जा जमाने की कोशिश जिस तरह से भारत, चीन और भूटान के ट्राई जंक्शन पर कर रहा है उसको लेकर भारत ने तो विरोध जताया ही है। भूटान अब चीन की चालाकियां समझने लगा है, भूटान की तरफ से विरोध जताया गया और अब भूटान की जनता किस तरह से चीन की इस चालाकियों को समझकर विरोध दर्ज करा रही है वो आपको दिखाते हैं। जब ट्राई जंक्शन में सड़क निर्माण के मुद्दे पर चीन और भारत की फौज आमने सामने आई थी, उसके ठीक बाद भूटान ने चीन को अपनी आपत्तियों से लबरेज एक डे मार्शे इश्यू कर दिया था और अब भूटान की सड़कों पर भी चीन का विरोध शुरू हो गया है। भूटान की राजधानी थिम्पू में चीन के विरोध में छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। छात्रों का कहना था कि जो हरकतें चीन बॉर्डर पर कर रहा है वो सीधे सीधे भूटान की संप्रभुता पर खतरा है। What China is doing on the border lines, it's very risky because they are encouraging war, and India is just trying to warn them, saying that this will not be allowed, and which will be fully supported by Bhutan. China, India, Bhutan should all come together and like have a meeting and like make a solution for this one. I mean, take out a solution for this one.
दरअसल भूटान और चीन के बीच सीमा विवाद है, लेकिन इस सीमा विवाद को लेकर समझौता भी है। भूटान और चीन के बीच 1988 में एक समझौता हुआ था, जिसके अंतर्गत दोनों देशों के बीच बातचीत के जरिए सीमा विवाद सुलझाने के लिए बाध्य होना तय हुआ। लेकिन चीन ने डोकलाम में सड़क निर्माण कर समझौते का उल्लंघन कर दिया। स्ट्रेटेजिक रोड बना लेता है और किसी तरह से डोकलाम प्लेटो को अपने हिस्से में ले लेता है, तो वो हिंदुस्तान को चैलेंज कर सकता है और चिकन नेक को काट सकता है और पूरे नॉर्थ ईस्ट को आइसोलेट कर सकता है। तो स्ट्रेटेजिकली ये खुदकुशी होगी हिंदुस्तान के लिए, जो कतई हिंदुस्तान के आर्म फोर्सेस को ये बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। वहीं भारत से भी चीन को करारा जवाब मिला है। सीमा विवाद को लेकर चीन की मीडिया 1890 की चीन ब्रिटिश संधि का हवाला दे रही है, लेकिन पंडित नेहरू के कुछ खतों से पता चलता है कि चीन से अपने संवाद के दौरान उन्होंने कभी भी 1890 की संधि को स्वीकार ही नहीं किया। यानी चीन का इस संधि को बहस का मुद्दा बनाना ही बेमानी है। चाइनीज एक तरफ से कहते हैं कि ये लेफ्ट ओवर ऑफ हिस्ट्री है, ब्रिटेन के साथ जो ट्रीटीज़ हैं ये हम नहीं मानेंगे, अनइक्वल ट्रीटीज़ हैं, तो अब ये क्यों मान रहे हैं, राइट? ये दिस इज़ अ स्ट्रेंज आर्ग्यूमेंट। चाइनीज़ अभी वेरी सिलेक्टिव, जहाँ उनको लगता है कि वहाँ पे अपना वो हक जमा सकते हैं, वहाँ पे वो ट्रीटी को, इंटरनेशनल लॉ को निकाल लेते हैं। जहाँ पे कि इंटरनेशनल लॉ उनके अगेंस्ट जाता है, जैसे साउथ चाइना सी में आर्बिट्रेशन में गया, वहाँ पे कहते हैं कि आर्बिट्रेशन को मानेंगे ही नहीं, राइट? और डिस्प्यूटेड टेरिटरीज़ में इनका अब एक तरह से एक ये पैटर्न बन गया है कि डिस्प्यूटेड टेरिटरीज़ में ये अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करते हैं। मतलब साफ है कि भारत की पूर्वी सीमा पर चीन सामरिक पहुंच बढ़ाना चाहता है, ताकि किसी तनातनी की हालत में वो भारत और भूटान दोनों को ब्लैकमेल कर सके। दिल्ली से रिजवान आरिफ के साथ टीम न्यूज़ नेशन। अगली खबर का रुख करते हैं। मोदी सरकार ने जीएसटी लागू कर दिया, लेकिन कुछ तबके अब तक इस टैक्स को हजम नहीं कर पा रहे। कुछ जगह व्यापारी विरोध में उतरे हैं, कहीं सियासत चरम पर है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में तो अजीब सा नजारा देखने को मिला। जीएसटी को लेकर ऐसी बहस हुई कि पूरा सदन गूंज उठा, मारपीट तक हो गई। 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो चुके गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल को लेकर जम्मू कश्मीर की विधानसभा में मंगलवार को जमकर हंगामा हुआ। जब मार्शल्स ने सदन में हंगामे को नियंत्रित करने की कोशिश की, तो विधायक रशीद इंजीनियर मार्शल से ही झड़प कर बैठे। इंजीनियर उछल उछल कर अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मार्शल के हाथ लगते ही इंजीनियर उनसे भिड़ गए। सदन के आगाज के साथ जीएसटी को लेकर चर्चा शुरू ही हुई थी कि अचानक नेता ताव में आ गए और एक के बाद एक इल्जामों की झड़ी लगा दी गई। स्पीकर ने शांत तो किया, लेकिन मानो खिसियाहट अंदर तक रह गई। कुछ देर हंगामा थमा, थोड़ी बहुत बातें कही गई, लेकिन कुछ ही देर बाद दोबारा हंगामा शुरू हो गया। दरअसल कुछ विपक्षी नेता जीएसटी को राज्य में लागू करने का विरोध कर रहे थे, जिसके बाद ये तस्वीर सामने आई। हाउस एडजॉर्न किया जाता है, अब 2:30 बजे लंच के बाद इस जगह पे। आज उन्होंने बहुत गंदा खेल खेला जम्मू कश्मीर की विधानसभा में, और जम्मू कश्मीर की विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ और घसीट के ऐसे एमएलएस को जम्मू कश्मीर की असेंबली से बाहर फेंका। इन हालातों को अजीब नहीं तो और क्या कहेंगे कि कश्मीर से आने वाले नेता जीएसटी का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं जम्मू के लोग जल्द से जल्द जीएसटी लागू होते देखना चाहते हैं। जम्मू में आज व्यापारी संगठनों ने जीएसटी लागू करने के समर्थन में जुलूस निकाला और नारेबाजी की। जम्मू में यहाँ पर जो व्यापारी हैं वो लगातार जीएसटी लागू ना किए जाने को लेकर यहाँ पर लगातार विरोध कर रहे हैं, और इन लोगों का अब साफ कहना है कि जो इनका यहाँ पर जो सामान है वो इन्होंने लेना बंद कर दिया है और ये आउट ऑफ स्टॉक यहाँ पर होते जा रहे हैं। इन लोगों का साफ कहना है कि सरकार जो आज जीएसटी पर डिस्कशन कर रही है वो जल्द से जल्द जीएसटी जो है वो जम्मू कश्मीर में लागू करे। व्यापारियों ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर जल्द से जल्द जीएसटी लागू नहीं हुआ तो वो जम्मू बंद का ऐलान कर देंगे। इससे लोगों को जो परेशानी होगी उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। अगर ये बिल पास हो जाता है तो हमारे व्यापारियों के लिए बड़ी खुशी वाली बात होगी, क्योंकि आने वाले समय में व्यापारियों के लिए जब जीएसटी का बिल पास हो जाएगा तो सामान हम बाहर से मंगवा सकते हैं। सामान नहीं है, लोग भूखे सोएंगे। और क्या ये दशा हम दिखाने का प्रयास करना चाहते हैं? जो जीएसटी के चेयरमैन रहे 4 वर्ष, अब उसका विरोध किस बात का? आनंद लिया 4 साल और अब उसका विरोध कर रहे हैं। सूरत में भी कपड़ा व्यापारियों ने आज जीएसटी के विरोध में हड़ताल की। हड़ताल से पहले कल कपड़ा व्यापारियों ने सूरत में प्रदर्शन किया, जिसके जवाब में उन्हें पुलिस की लाठियां मिली थी। जीएसटी का विरोध अब भी कई तबकों में कायम है और यही मोदी सरकार का चैलेंज है कि विरोध करने वाले इन तबकों को कैसे संतुष्ट किया जाए। टीम न्यूज़ नेशन।
केरल के प्रसिद्ध पद्मनाभ स्वामी मंदिर से 8 बेशकीमती हीरे गायब होने का मामला सामने आया है। ये हीरे मंदिर के खजाने का हिस्सा हैं। देश के सबसे अमीर केरल के श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर से चौंकाने वाली खबर आई है। मंदिर से 8 बेशकीमती हीरों की चोरी का मामला सामने आया है। खबरों के मुताबिक जो हीरे गायब हुए हैं उनका इस्तेमाल भगवान पद्मनाभ स्वामी के तिलक में किया जाता है और उन्हें गर्भगृह के पास ही तिजोरियों में रखा जाता था। 8 हीरों के चोरी होने का ये खुलासा सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को किया गया। असल में पद्मनाभ स्वामी मंदिर के संचालन में पारदर्शिता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। इसी केस की सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी सीनियर एडवोकेट गोपाल सुब्रमण्यम ने अदालत को ये जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक मंदिर के खजाने से 8 हीरे गायब हो गए हैं। मंदिर के खजांची को कीमती चीजों की जांच के दौरान इस बात का पता लगा। इनकी आधिकारिक पुरानी कीमत 21,70,000 रुपए है, लेकिन प्राचीन धरोहर होने के नाते इनकी कीमत कहीं ज्यादा होने का अनुमान है। बताया जा रहा है कि इससे संबंधित एफआईआर 6 अगस्त 2016 को दर्ज की गई थी और केरल की क्राइम ब्रांच पुलिस इसकी जांच कर रही है। देश के सबसे धनवान मंदिरों में गिने जाने वाले इस मंदिर में मौजूद सोने, चांदी और हीरो की कीमत 1.5 लाख करोड़ रुपए बताई जाती है। बताया जाता है कि मंदिर में रत्नों की कीमतों का एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। इस रजिस्टर में कम से कम 70 से 80 साल पहले के आभूषणों की कीमत का लेखा जोखा है। अब सवाल यह है कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर से 8 हीरे कौन ले गया? मंदिर की तिजोरी से ये चोरी कैसे हुई? ये खबर इसीलिए भी हैरान कर देती है क्योंकि 10 महीने पहले ही पूर्व सीएजी विनोद राय ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि मंदिर से 186 करोड़ रुपए का सोना गायब है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि पद्मनाभ स्वामी के खजाने में कौन सेंध लगा रहा है और इस सेंधमारी पर रोक क्यों नहीं लग पा रही? टीम न्यूज़ नेशन।